हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत जबरदस्त होंगे। फाइनली 3 मई 2023 फर्स्ट पेपर ऑफ सीए इंटरमीडिएट और पेपर आ चुका है बाहर। हम आए हैं उसके एक स्मॉल रिव्यू के लिए। डिटेल्ड पेपर के सॉल्यूशन सजेस्टेड आंसर्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपके एग्जाम्स कंप्लीशन तक का, क्योंकि उससे पहले अगर हम लोगों ने वीडियो दिया तो आप अपने जो बचे हुए पेपर उसकी तैयारी को छोड़कर यहाँ पर अपना टाइम देने लगेंगे। सो अभी एक छोटा सा रिकैप, छोटा सा रिव्यू, पेपर कैसा आया, कहाँ से आया, कितने मार्क्स का, कहाँ से कवर किया गया। तो सर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, पेपर बहुत एवरेज था। यानी जिन बच्चों ने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की थी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कंसिस्टेंट रहो, पास पेपर, आरटीपी, मॉड्यूल और अपनी क्लासेस के नोट्स अगर आप रेफर करते हैं तो इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपसे ना बने। चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन हो, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आए और लगभग उन्होंने सारे ही चैप्टर्स कवर कर लिए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कवर कर लिया, इन्वेस्टमेंट यानी स्पेशल ट्रांजैक्शन, हायर परचेस के 2 क्वेश्चंस आ गए 15 मार्क्स के लिए, 15, 10, 25। फिर इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम भी आ गया 30 नंबर, यानी स्पेशल ट्रांजैक्शन से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए और लगभग हर बार आते हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर इसके बाद प्रॉफिट प्राइवेट इनकॉर्पोरेशन से क्वेश्चन आ गया। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आ गया, 3 डिपार्टमेंट्स वाला। फिर उसके बाद आपका एक सिंगल एंट्री का बढ़िया क्यूटी पाई क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स के लिए। तो 10 मार्क्स के लिए कैश फ्लो से भी क्वेश्चन आ गया। तो बॉस मैं बहुत फॉर्मली बोल सकता हूँ कि जिन बच्चों ने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी, थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत करी, थोड़ी सी भी अच्छी, तो वो इस पेपर में कम से कम 75 पक्का लाने वाले हैं। हाँ, एक बात तय है कि पेपर थोड़ा सा लेंदी आया था, लेकिन सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स का पेपर का हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है कि वो लेंदी ही आएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पेपर में आया क्या क्या। तो सर हमारे पेपर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपका AS10 दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से पूछा गया था। और वो क्या था? तो उसमें सर डेप्रिसिएशन था। इसके अलावा उसमें आपका डिस्पोजल ऑफ पीपीई था और एक्सचेंज में आपने जो असेट्स परचेस की है उसका कुछ डिस्क्रिप्शन था। बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि एक ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, फिर हमने पाया कि उसमें कुछ गलती हो गई थी, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया था, तो हमने उसको ठीक कर लिया। फिर बाद में 6 महीने के बाद एक असेट्स बेच दी, तो उसके हमारे पास एक ओपनिंग वैल्यू थी, तो 6 महीने का अपना डेप्रिसिएशन लगाना था, डब्ल्यूडी भी निकालना थी, जिस प्राइस में उसको एक्सचेंज किया गया था उससे कंपेयर करना था, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना था। फिर आपने उस असेट्स को एक्सचेंज में दिया और एक बड़ी वैल्यू के असेट्स ले आए, तो डिफरेंस अमाउंट आपने कैश में पे कर दिया। उस असेट्स पर बचे हुए साल का डेप्रिसिएशन लगाना था, जबकि ओपनिंग असेट्स में से ये वाली जो असेट्स बेची एक्सचेंज में दी, उस हटाने के बाद जो बची हुई वैल्यू है उस पर साल भर का डेप्रिसिएशन लगाना था। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 से। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था वो एक्चुअली दिख तो थोड़ा थोड़ा कैसा रहा था, AS16 जैसा, थोड़ा थोड़ा वो दिख रहा था AS11 जैसा, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन ना तो 11 का था एग्जैक्टली ना 16 का था, ये सिर्फ लॉजिक का क्वेश्चन था। इन्होंने इसमें क्या बोला कि हमको एक अमाउंट था जो 31 मार्च को पे करना था। कितना अमाउंट पे करना था? तो 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड अगर मैं तुरंत पे करता हूँ तो 50,000 पाउंड पर अगर मैं तुरंत पेमेंट करता हूं तो मेरे लिए तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा 48,50,000 रुपीज का। लेकिन अगर मैं तुरंत पेमेंट करता हूं तो उसमें मुझको 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो -1%। तो सर इसके लिए कॉस्ट आएगी 48,01,500। जबकि इसी अमाउंट को मैं डेफर कर सकता हूं 6 महीने के लिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे सेलर को 5% का इंटरेस्ट पर एनम की रेट से पे करना पड़ेगा। तो सर आपका 50,000 का प्रिंसिपल था, 5% के रेट से आधे साल का जो इंटरेस्ट था वो था 1250 पाउंड। इस पर 99 रुपीज से 51250 इंटू 99 अगर मैं करता हूं तो ये आता है 5073750। इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पैसा आप डेफर कर देते हैं तो आप जो पैसा आज अरेंज करने वाले थे, जिसकी आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% पर एनम थी, यानी अगर आप 0 ईयर पर पे करते तो 50,000 इंटू 97 यानी 48,50,000 रुपीज पर आपको 15% से आधे साल का ब्याज कितना लगता? तो सर ये लगता आपको अराउंड 363,750। आपने इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचा लिया, तो इसको माइनस कर दिया आपने
363,750। एक बार फिर से देख लीजिए, 50,000 पाउंड का पेमेंट करना था। 50,000 पाउंड का 5% साल भर का होता है 2,500 पाउंड, आधे साल का होता है 1250 पाउंड। 1250 पाउंड प्लस 50,000 पाउंड यानी 5,250 पाउंड हो गया। इस पर आपने 99 रुपीज से पेमेंट करोगे। अगर आप सितंबर में पे करोगे तो आपका जो आउटफ्लो होगा वो होगा 507,3750 रुपीज, जबकि आप 6 महीने में बचा कितना लोगे, 363,750। तो इसमें मैं 363,750 माइनस करता हूं तो मेरी कॉस्ट आती है 47,10,000। क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, तो आंसर है सर हम 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए जो नेट आउटफ्लो होगा सिर्फ 47,10,000 रुपीज़ के बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली सिर्फ लॉजिक का क्वेश्चन था। मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन आपका किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से था, लॉजिक से था। तीसरा क्वेश्चन AS 12 से था, वही गवर्नमेंट ग्रांट किसी असेट्स के बदले में मिली है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि सर आप उसको असेट्स की कॉस्ट में से एडजस्ट कर दें और फिर उसके बाद जो बची हुई नेट कॉस्ट है उसको उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान डेप्रिशिएट करें। तो ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन कि सर आप तो असेट्स को अलग शो करो और ग्रांट को अलग शो करो, और जिस प्रोपोर्शन में डेप्रिशिएशन लग रहा है उसी प्रोपोर्शन में ग्रांट को आप क्या करो, P&L में क्रेडिट करो और डेप्रिशिएशन जो ग्रॉस वैल्यू उस पर लगाओ। फिर थर्ड पार्ट इसमें आया कि अगर 4 साल बाद आपने 20% ऑफ ग्रांट वापस कर दी है तो सर जितना अमाउंट आप ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके थे उस 20% पोर्शन के लिए आप उसे रिवर्स कर दो, P&L में चार्ज कर दो, और बाकी अमाउंट जो अनअमोर्टाइज है उसे रिवर्स कर दो और असेट्स की कॉस्ट में एडजस्ट कर लो, असेट्स की कॉस्ट बढ़ा लो। और चौथा कि अगर प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर आपको ये ग्रांट मिलती है तो असेट्स को अपनी कॉस्ट में शो करो और प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर उसको कैपिटल रिजर्व में लेके चले जाओ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। अब इसके बाद सर ये AS 16 का क्वेश्चन है, अगर आप याद कर पा रहे हो, जनरल रेट ऑफ बोरोइंग। आपके पास 3 तरह की बोरोइंग थी, इन 3 तरह की बोरोइंग्स पर आपको वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। फिर उस पैसे को आपने इन 4 जगह खर्च किया। इन 4 जगह में से ये क्वालिफाइंग असेट्स है, ये क्वालिफाइंग असेट्स है, ये क्वालिफाइंग असेट्स है। दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट्स क्योंकि ये रेडी टू परचेज थी, आपने रेडीमेड खरीदा था, जबकि बाकी बिल्डिंग, प्लांट और मशीन तीनों को बनाने में आपने 1 साल या उससे ज़्यादा का समय दिया है। जनरली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 1 साल जो क्वालिफाइंग असेट्स के लिए जरूरी है वो आपकी ये 3 असेट्स सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इन 3 असेट्स पर जो प्रोपोर्शनेटली ब्याज बनेगा उसे आप क्या करेंगे, अच्छा आपने यहाँ पर एक स्पेसिफिक बोरोइंग भी ले रखी है, तो पहले स्पेसिफिक बोरोइंग का पूरा ब्याज आपको बिल्डिंग पे कैपिटलाइज करना होगा और बचा हुआ जो खर्चा है वो आपने जनरल बोरोइंग से किया है। तो सर क्वालिफाइंग असेट्स पर ब्याज आप कैपिटलाइज कर लोगे और नॉन क्वालिफाइंग असेट्स का ब्याज आप सीधे प्रॉफिट एंड लॉस पर चार्ज करोगे। ये आपके 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे जो AS से पूछे गए थे। एक्चुअली 3 क्वेश्चन AS के थे और एक क्वेश्चन AS का नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आय ये तो पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन था और इसमें देखो आपको कैश प्राइस दे रखी है 2,80,000 एक मशीन की, तो 2 मशीन की कितनी हो गई सर 560,000 रुपीज आपकी कैश प्राइस हो गई। डाउन पेमेंट में आपने 140,000 पे कर दिए तो 420,000 रुपीज आपने फाइनेंस कराए। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो आपने 1 लाख रुपए की पे करी उसमें कितना ब्याज चुकाया है सर 8% पर एनम। तो 4,20,000 पर 8% से आधे साल का ब्याज, 4,20,000 पर 8% से आधे साल का ब्याज हुआ यस सर। तो ये होता है 16,800, यानी आपने 16,800 टुवर्ड्स इंटरेस्ट पे करे, बचे हुए 83,200 आपने किसके पे कर दिए, प्रिंसिपल के। तो सर 83,200 आपके प्रिंसिपल और 420 में एडजस्ट हो जाएंगे, तो अगला ब्याज उस अमाउंट पे निकलेगा, फिर से वही 8% आधे साल का। आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दी हैं, ऐसा बोल दिया गया है, यानी आपने 1.5 साल असेट्स का उपयोग कर लिया है और चौथी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो असेट्स को तो आधे साल और यूज कर लिया, यानी यू हैड यूज्ड द असेट्स फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है इस पर और WDV कैलकुलेट कर लेना है। 2 में से 1 मशीन रिपोजिशन हुई है, यानी पार्शियल रिपोजिशन है, मतलब तलवार लटक रही है। ऐसा नहीं है कि असेट्स छुड़ाई और काम खत्म हो गया, क्योंकि अभी भी एक असेट्स की तलवार आपके ऊपर लटक रही है, तो आपका एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ। तो एग्रीड वैल्यू पर जो असेट्स रिपोजिशन की गई उसे बुक वैल्यू से कंपेयर करना है और लॉस ऑन रिपोजिशन बुक करना है, और जो बची हुई असेट है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। 10 मार्क्स का एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, यानी अगर आपने हायर परचेस पढ़ा है, किसी भी क्लास को अटेंड किया है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आपने डेफिनेटली किया ही होगा। तो सर ये 10 मार्क्स को मैं रेट करूंगा कि ये
आपके बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये आपका 5 मार्क्स का इजी पार्ट आया था सर, ये आपका इजी पार्ट था, ऐसा जो सालों से आ रहा है, लगातार आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं था, मतलब नए के नाम पे कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, एकदम से दिमाग शायद ना चले उस समय, लेकिन अगर आप थोड़े से शांत मन से बैठेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला था। और सर AS10 PP ये भी आपको मैं इजी क्वेश्चन में ही रेट करूंगा। तो अभी तक आपके 15 मार्क्स क्वेश्चन 1 से इजी आ गए हैं और 5 मार्क्स का एवरेज आया है। क्वेश्चन 2 से जो हायर परचेस है वो 10 मार्क्स का मेरे हिसाब से तो सर बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन है। अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरा ही होगा, संभव ही नहीं है कि ये क्वेश्चन ना गुजरा हो। फिर इसके बाद सर अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर अगेन स्पेशल ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट से। तो सर इन्वेस्टमेंट में आपने 3000 शेयर खरीदे हैं, 1 अप्रैल 22 को खरीदे हैं, यानी अकाउंटिंग ईयर 22-23 में खरीदे हैं। तो अब इन शेयर्स पर अगर 22-23 से पहले के ईयर के रिस्पेक्ट में डिविडेंड मिलेगा तो वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 3,30,000 में आपने इन्वेस्टमेंट खरीद ली है, फिर आपने 1500 और खरीदे 3 महीने बाद, तो सर ये भी आपने ईयर 22-23 में खरीदे हैं और इसके लिए आपने एक अमाउंट पे किया है। AS30 ने क्लियर बोला है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप फीफो लगा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर अभी आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड एडजस्ट होने वाला है, बोनस एडजस्ट होने वाला है, राइट का इफेक्ट एडजस्ट होने वाला है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप फीफो लगा दो, तो वहां पर आपको वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा। तो 3,30,000 प्लस 138,600 इज नाउ टोटल कॉस्ट 468,600 फॉर 3,000 प्लस 1,500 शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी, यानी 4,500 शेयर्स, एक शेयर की एवरेज कॉस्ट हो गई 105 रुपए। अब हमने 5,000 9% बॉन्ड खरीदे हैं 97 कम इंटरेस्ट बेसिस पर, यानी इसके अंदर ब्याज का अमाउंट भी शामिल है, और सर फेस वैल्यू 100 है। आपने खरीदे कितने के हैं 97 में, आखिरी ब्याज आप चेक करो कब बटा था 1 मार्च को, तो 1 मार्च को बटा था, ओहो बहुत ध्यान से, 1 अप्रैल नहीं है 1 मार्च है, तो पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून और पूरा जुलाई, 5 महीने का ब्याज इसमें एक्रू हो गया है। तो 100 रुपए की फेस वैल्यू पर 9% से 5 महीने का ब्याज लग कर दो, जो बचेगा वो प्रिंसिपल में जाएगा। फिर सर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ इक्विटी शेयर्स पर कंपनी के द्वारा फॉर द ईयर 21-22, जबकि ये भी 22-23 में खरीदे हैं और ये तो उसके बाद खरीदे हैं, तो जो डिविडेंड मिलेगा पूरा की पूरा 10%, यानी 3,000 प्लस 1,500 4,500 शेयर इंटू 100 शेयर, 100 रुपए पर शेयर, 4.5 लाख रुपए फेस वैल्यू, 4.5 लाख की फेस वैल्यू का 10% 45,000। इंटायर डिविडेंड इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये आपकी एडजस्टेड हो जाएगा कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट की, यानी क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद कंपनी ने बोनस बांटे हैं, कैसे बांटे हैं 5 के बदले में 2, ठीक है, तो 4500 डिवाइड बाय 5, 900 इंटू 2, 1800 शेयर बोनस मिल गए, बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो इससे आपकी एवरेज कॉस्ट और कम हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने 1000 इक्विटी शेयर बेच दी है 115 के भाव पर, सर यहीं पर एवरेज 105 हो गया था, उसके बाद डिविडेंड बटा पर शेयर 10 रुपए, तो 95 कॉस्ट आ गई, फिर बोनस बटा तो एवरेज कॉस्ट और कम आ गई, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद आपने 4,000 जो बॉन्ड्स थे जो ऊपर खरीदे थे 5,000, उसमें से 4,000 बॉन्ड बेच दिए, 1,000 बॉन्ड आपके पास अब पड़े हुए हैं। कब बेचे सर, आपने बेचे 31 मार्च को, यानी बीच में आपको याद रखना आपने खरीदे कब थे 1 अगस्त को, ब्याज कब बटा होगा 1 सितंबर को, पूरे 6 महीने का ब्याज मिला होगा, और फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने का ब्याज मिल गया आपको 1 मार्च को, और फिर 31 मार्च को जब आपने बेचा तो 1 महीने का ब्याज आप लेकर बेचेंगे, और ये पूरा अमाउंट आपने टुवर्ड्स प्रिंसिपल लिया है क्योंकि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। तो सर मार्केट प्राइस 125 है एक शेयर की, जबकि आपकी एवरेज कॉस्ट 100 से भी नीचे आ चुकी है, तो आप कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू करना, जबकि डिवेंचर्स की बॉन्ड की 98 रुपीज वैल्यू है, जबकि आपने परचेस किए थे 97, वो भी कम इंटरेस्ट, और उसमें 5 महीने का ब्याज शामिल था, तो मतलब इसकी भी फेयर मार्केट प्राइस कॉस्ट से कम है, हाँ कॉस्ट इज लेस देन फेयर मार्केट प्राइस, इसलिए आप दोनों इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट वैल्यू करेंगे। सर इस क्वेश्चन को आप क्या रेट करेंगे,
एब्सोल्युटली यस, इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो सर एचपी के बाद इन्वेस्टमेंट भी मैं इजी में ही मार्क करूंगा। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओह, ये क्वेश्चन तो वो 3 डिपार्टमेंट वाला है। डिपार्टमेंट नंबर 1 अपना पूरा आउटपुट डिपार्टमेंट 2 को दे देता है। यहाँ पर आपको ट्रांसफर प्राइस निकालना पड़ेगी। ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालोगे? तो सर कंजम्पशन ऑफ मटेरियल प्लस वेजेस, है ना, और कुछ तो है नहीं, क्योंकि जो खर्चा है सैलरी टू एम्प्लॉय, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ये सब आप चाहें तो पीएल में चार्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन को यस ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ले सकते हैं, क्योंकि मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। तो सर मशीन का डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको वैल्यू ऑफ मशीन के अनुपात में बांटना पड़ेगा, जो कि 12 और 6 18, 18 और 15 33 लाख। तो 2,42,000 आपका डेप्रिसिएशन है, और इस रेशो में आप 2:5:4 के रेशो में बांट सकते हैं। ठीक है जी। तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, वेजेस, डेप्रिसिएशन, और क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन तो आएगा नहीं, रेंट पीएल में चला जाएगा। तो सर आप इन खर्चों को जोड़ें और इसमें ऐड करें ओपनिंग माइनस करें क्लोजिंग, तो आ जाएगा सीओजीएस। उस सीओजीएस में आप जीपी रेशियो ऐड करें 25 मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो आ जाएगी ट्रांसफर प्राइस। इस ट्रांसफर प्राइस को डिपार्टमेंट भी बोलेगा इट इज ए रिसीट ऑफ गुड्स, यानी मेरे परचेस के जैसे ही है। इसमें वो ऐड करेगा मटेरियल कंज्यूम, इसमें वो ऐड करेगा वेजेस, इसमें वो ऐड करेगा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, इसमें वो इतना करने के बाद क्या जाएगा उसका सीओपी, उसमें वो ऐड करेगा ओपनिंग स्टॉक माइनस करेगा क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा क्या? यस, उसका वैल्यू आ जाएगी सीओजीएस। उस सीओजीएस में फिर वो ऐड करेगा क्या? प्रॉफिट मार्जिन। और प्रॉफिट मार्जिन क्या है? अच्छा मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट का 40 था 1 to 2 में, और 2 to 3 में कॉस्ट का 25% था। तो ये जो सीओजीएस आएगा इसमें 25% मार्जिन ऐड होगा, और ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी थर्ड डिपार्टमेंट के लिए। अब चूंकि थर्ड डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नहीं है, वो सेलिंग डिपार्टमेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 departments A, B and C. A process grey clothes and transfer 100% production to B for further processing. B does dyeing and printing. Cloth receipts from A and B are transferred to department C for further processing. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। बाकी सारे क्वेश्चनों में जो आईसीआई के मॉड्यूल थे, थर्ड डिपार्टमेंट हमेशा सेलिंग डिपार्टमेंट होता था, लेकिन आज थर्ड डिपार्टमेंट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सम गुड्स। तो सर जो ट्रांसफर आया उसमें सीधे बैजेस ऐड करना है, उसमें ऐड करना है प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा सीओपी। सीओपी में ऐड करना है ओपनिंग फिनिश गुड्स, माइनस करना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसे कंपेयर करना है सेल से, तो आ जाएगा जीपी। जो जीपी आया तीनों डिपार्टमेंट का, उस रेशो में आप एम्प्लॉय की सैलरी बांट दीजिए। कहाँ पर? ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं पीएनएल में, यानी डिपार्टमेंट ट्रेडिंग के साथ पीएनएल बनेगा। फिर उसके बाद आपके पास रेंट है और रेंट के लिए एरिया है, तो आप उस रेशो में बांट दीजिए। तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आईसीएआई के मॉड्यूल में क्या बोला गया है बहुत क्लियरली, तो देखिए आईसीएआई के मॉड्यूल में ही यहाँ पर जो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस थे वहाँ पर उन्होंने एक लाइन बोली, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस एंड इनकम मोस्ट बीइंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर which cannot be apportioned on a suitable basis, therefore they are recognized in combined P&L account. For example, interest on loan. तो आप चाहें तो interest on loan को सीधे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है सर, और आगे बढ़िए क्या बोलता है। तो सर ये एक पार्ट हो गया। फिर ये तो हो गया आपका क्या, डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल ट्रेडिंग पीएनएल। उसके बाद बनेगा क्या, जनरल पीएनएल। और जनरल पीएनएल में क्या आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज आपके डिपार्टमेंट बी के पास भी ओपनिंग स्टॉक है और सी के पास भी ओपनिंग स्टॉक है। यहां पर कुछ बोला गया कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी एंड सी कंप्राइज 100% स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। कितने क्यूटीपाई क्वेश्चन है। जो काम हमको इतनी मेहनत करके निकालना पड़ता था कि सर प्रोपोर्शनेट माल कितना है, फिर उसमें रेट ऑफ लोडिंग ऐड मल्टीप्लाई होती थी तो स्टॉक रिजर्व निकलता था। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में पूरा माल कहाँ से आया है, बी के पास ए से और सी के पास बी से। लेकिन ध्यान रखिएगा बी के पास जो माल आया है, सी के पास जो माल आया है उसमें 100% माल बी से आया। ठीक है, बी का प्रॉफिट निकाल दिया तो क्या आ गया, बी की कॉस्ट। और बी की कॉस्ट में दो कंपोनेंट है, ओन कॉस्ट और ट्रांसफर्ड गुड्स।
तो जो ट्रांसफर गुड्स का हिस्सा निकलेगा उस पर आपको एक और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या बोला गया? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी एंड सी कंप्राइज 100% गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एंड बी। तो बी के लिए ए, सी के लिए बी, लेकिन बी के पास माल कहां से आता है? ए से। तो सी के स्टॉक में दो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, डायरेक्ट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अर्न बाय बी टू सी, और एक ए टू बी और बी टू सी। हम क्या बोलते थे उसकी, इसकी टोपी उसके सर। ए ने टोपी रखी बी के ऊपर, बी ने टोपी रखी सी के ऊपर, लेकिन सी वो टोपी पहना पाता किसी और को, उससे पहले ईयर एंड आ गया। ओके, तो सर ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन सिंगल एंट्री का था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप कहाँ रेट करेंगे सर, आप बताइए। तो सर इसको मैं एवरेज की कैटेगरी में डाल सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ था क्या सर, इसलिए आप एवरेज बोल रहे हैं? नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए मैं एवरेज बोल रहा हूँ क्योंकि लेंदी था। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए इस डिपार्टमेंट, और वो एवरेज की कैटेगरी में आएगा। फिर इसके बाद पार्ट बी क्या है जरा देखिए। आए हाय, मजा आ जाएगा आपको देख के। सर क्वेश्चन है सिंगल एंट्री का, और इसमें क्या बोला गया कि आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस शीट की कंटेंट है जिससे आप एक ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे। आपके पास ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर का पेमेंट है कैश और चेक से, डेटर से कलेक्शन है कैश और चेक से, सारी परचेस और सेल्स क्रेडिट होती है, नहीं लिखते तो भी ही मानते आप। फिर इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर और क्रेडिटर दे दिया है। भाई साहब क्या चाहते हो, भगवान से मिलोगे क्या? ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर से कलेक्शन है, बैलेंस में क्या जाएगा? सेल्स। ओपनिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर है, पेमेंट है, क्या जाएगा? परचेस। और क्या है? ओपनिंग स्टॉक। और इसके अलावा आपको इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो आय हाय 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 मजा ही आ जाएगा। अब आपका क्या आ गया? जीपी। जीपी के अगेंस्ट इन्होंने बोला कि सर देखो हमारे सारे खर्चे जो पीएनएल में डेबिट हुए हैं वो सब चेक से यानी बैंक से पे हुए हैं, सिवाय 7,500 के जो पेटी एक्सपेंसेस हमने कैश में पे किया है। तो आपको बेसिकली पीएनएल बनाना है, जहां पे लिखना है जीपी, वहां पे आपको एनपी प्लस ही दे रखा है। हाँ, दैट गिवन यू एनपी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कितना लगा है फिक्स असेट्स पे? 10%। फिक्स असेट्स कितने की थी? 20,000 की। तो सर आपके पास जीपी है, आपके पास एनपी है, आपके पास डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और आपके पास अदर एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस में 7,500 नहीं, अदर एक्सपेंसेस टोटल हो गए। उसमें से क्वेश्चन कहता है कि देखो सर हमारे कुछ खर्चे तो आउटस्टैंडिंग है, हाँ, तो जो ड्यू है उसमें से 2,000 बैलेंस शीट में चले जाएंगे, तो आ जाएगा पेड। उस पेड में से 7,500 चले जाएंगे आपके कैश में, और बाकी बचा हुआ जो पेमेंट है वो जाएगा आपके बैंक से। और फिर आपको कैश और बैंक को बैलेंस करना है और क्लोजिंग कैश और बैंक निकालना है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बेहद इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आराम से कर सकते थे। तो सर ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है पार्ट बी सिंगल एंट्री 10 मार्क्स, हम इसको बिल्कुल इजी की कैटेगरी में रखेंगे। अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला जिसको हम टफ बोलें। सीरियसली दोस्तों, सारे क्वेश्चन अभी तक ऐसे हैं जो एकदम नॉर्मल हैं। खैर सर आप जो बोल रहे हैं ना, सुनने में अच्छा लगता है। जब पेपर में यही क्वेश्चन बच्चों के हाथ में आता है ना, तो थोड़ी सी धुक धुक होती है, मैं मानता हूँ और जानता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप कूल एंड काम होकर बैठेंगे तो ये पेपर आराम से मैनेजेबल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। लो सर, आपके पास कंपनी का ट्रायल बैलेंस आ गया, उसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी है, पीपीई की हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, फिर से एक पीपीई में जमीन दे रखी है, डिबेंचर इंटरेस्ट आपकी फाइनेंस कॉस्ट में जाने वाला है, बैंक इंटरेस्ट आपकी फाइनेंस कॉस्ट में जाने वाला है, सेल्स एंड अदर इनकम, ट्रांसफर फी अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीट अदर इनकम, परचेसेस है, चेंजेस इन इन्वेंट्री आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री की डिटेल होगी ही होगी। फिर इसके बाद आपके पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फी, इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्जेस। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, अब ये चेक करना है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशन क्या है, ये आपको ब्याज मिला है। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग प्रोविजन इतना था और मिसलेनियस रिसिट ये थी। फिर इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। मिसलेनियस रिसिप्ट्स में कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, ओके, सेल ऑफ पीपीई है,
और प्लांट की कॉस्ट क्या थी 165750, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका था ये, दिस माइनस दिस करेंगे तो डब्ल्यूडी भी आ जाएगी। इसको आप कंपेयर करेंगे मिसलेनियस रिसिट से तो आपको प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीन आ जाएगा। दिस इज माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आप पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लीजिएगा शेड्यूल 3 में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, और फिर इसको अलग से शो कीजिएगा। सर इसके अलावा लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ है, चलेगा सर, हम मान सकते हैं कि पीपी हैड बीन वैल्यूड, और जो हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो दो तरीके थे, एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। हम मान रहे हैं कि हमने पीपी को रिवैल्यूएशन मॉडल पे फॉलो कर रखा है, तो आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ा दें और ये अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व का चला जाएगा शेड्यूल नहीं, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस में। फिर इसके अलावा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रिएट कर लेंगे पीबीटी निकालने के बाद, और डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड, तो सर ये तो नोट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस में जाएगा। और चूंकि डिक्लेयर हुआ है और पेमेंट और आपने डिक्लेयर कर दिया है फाइनल अकाउंट बनने से पहले, तो आप इसको बकायदा पीएनएल में शामिल कर सकते हैं और करंट लायबिलिटी में शो कर सकते हैं। तो सर 10 मार्क्स का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ओके है, मतलब बहुत टफ तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन इसको भी एवरेज तो बोलना पड़ेगा। ये लेंथी है इसलिए हम इसको एवरेज की कैटेगरी में रखेंगे। चलो सर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ये करने के बाद आपके सामने आ गया है, आय हाय 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 हाय, ये वो क्वेश्चन है जो आपके बिल्कुल पास पेपर में मिल जाएगा, मॉड्यूल में था। अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर के जो पुराने पेपर्स हुआ करते थे, जिसको हम बोलते थे क्या, प्रैक्टिस मैनुअल, वहां पर ये क्वेश्चन था, बस अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो सर यहाँ पर 2 सालों की बैलेंस शीट है प्लस कुछ एडिशनल डिटेल है, और उसके बेसिस पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना था, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना था यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। They didn't ask you to prepare cash flow statement, entire cash flow नहीं मांगा है, they clearly asked you are required to prepare cash flow statement from cash flow statement from operating activity for the year 31st March 2023। ठीक है, तो आपको सिर्फ अगर देखें तो सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। अब कैसे निकालोगे, तो सर यहां पर कुछ आएगा, P&L से शुरू करिएगा, जीआर में आपने 30,000 रुपीज ट्रांसफर किए हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो कैपिटलिज्म में कुछ भी होता है तो वो कभी भी P&L से नहीं जाता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि आपने कुछ कैपिटल रिजर्व में क्या डाला है, जरा देखिए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी हुआ करता था। कौन सा क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता दूं, हमारे नोट्स में क्वेश्चन नंबर है 7, आरंभ लिमिटेड के नाम से, बड़ा सा क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा कंटेंट में 5% का चेंज किया है, और ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ गया है। ये देखिए, ये वाला शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, सीआर जनरल रिजर्व, और यहाँ पर आपको वही ज़मीन बेची, इतने की थी, बची हुई ज़मीन का रिवैल्यूएशन कर लिया, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो सब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ पर आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, वहाँ से आपको PAT मिलेगा, उस PAT में आप एडबैक करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपको मिलेगा PBT मिलने के बाद नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज, टैक्स पेड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर इस क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, जो कि नहीं है, तो फिर आप इसको सिंपल क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज एंड टैक्स पेड। फिर वर्किंग कैपिटल चेंज में आप क्या करेंगे, तो सर देखो जरा, बिल्स पेएबल 2000 से कम हो रहे हैं, ट्रेड पेएबल 4000 से बढ़ रहे हैं, ऐड करेंगे। क्रेडिटर फॉर इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट में जो परचेस किया वो पूरा अमाउंट पे नहीं करा। फिर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500 से बढ़ गया। टैक्स में अगर कोई पॉइंट नहीं मिला तो ये ओपनिंग था प्लस ये क्लोजिंग है, और इस साल का टैक्स पेड दे दिया तो आप प्रोविजन निकाल लेंगे, अगर प्रोविजन दे दिया तो टैक्स पेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर इंटरिम डिविडेंड P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, और देखो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा है, तो टैक्स पेड आपको बैलेंसिंग में मिलेगा, ओपनिंग प्रोविजन, प्रोविजन फॉर द ईयर, क्लोजिंग प्रोविजन, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में आएगा। तो वर्किंग कैपिटल चेंज का एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ये एडजस्टमेंट देना है टैक्स पेड का, और जो है बस वो आपका आंसर है। तो आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना था, आपको फोकस होना था, उसने रिक्वायरमेंट में क्या डाला आपको वो भी देखना था, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी था। इसके बाद
ये क्वेश्चन वापस से आपके पीएम का क्वेश्चन था, पीपीआई, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। याद करो, एक इन्वेस्टमेंट बेचा था, और इन्वेस्टमेंट कब बेचा था? इनकॉर्पोरेशन से पहले। सारे इन्वेस्टमेंट इनकॉर्पोरेशन से पहले बेच दिए गए, तो इनकॉर्पोरेशन से पहले बेच दिए गए तो उसको बेचकर जो प्रॉफिट आएगा वो भी प्री में आएगा, और जो उसका ब्याज मिला वो भी प्री में आएगा। फिर इसके अलावा एक पॉइंट और था, याद करिए सर, वो जो बैड डेट पीरियड में देख रहे हैं वो बीडीआर के बाद है, और जनरली वो बीडीआर हमेशा बहुत पुराना होता था। इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा खेल गए और उन्होंने बोला कि जो बीडीआर है उसको हमने सेल नवंबर 22 में की थी, जबकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 22 को हो चुका था। तो ये बीडीआर जिससे रिकवर हुआ है वो पोस्ट में की गई सेल से हुआ है, तो पूरा की पूरा बीडीआर पोस्ट में जाएगा, और जो बेड डेट है उसमें ये 17,000 रुपये एडबैक कर दिए जाएंगे और फिर उन्हें सेल्स रेशो में बांट दिया जाएगा। सेल्स रेशो का भी अच्छा पॉइंट था, अप्रैल टू जून ये पूरी प्री की सेल है, जुलाई टू जनवरी 23 9 लाख रुपए एवरेज मंथली सेल है, तो जिसमें जुलाई और अगस्त प्री में जाएगी, यानी 8,40,000 इंटू अप्रैल मई जून 3 महीने, ये आपका 25,20,000 है। फिर 9 लाख जुलाई और अगस्त यानी 18 लाख प्लस मेमोरी रिकॉल इक्वल्स टू 43,20,000 इज योर प्री की सेल। और पोस्ट की सेल्स में 1 अगस्त में इनकॉर्पोरेशन हुआ है ना, एक बार चेक कर लूँ, ओ अगस्त में हुआ है, आई एम सो सॉरी। तो सिर्फ जुलाई की 1 महीने की सेल प्री में आएगी, यानी 8,40,000 इंटू 3 प्लस 9 लाख, ये आ जाएगी प्री की सेल्स। और बाकी 1 अगस्त से लेकर जनवरी तक 9 लाख रुपये महीना, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी 6 महीने, और 15,75 मंथली सेल है फरवरी और मार्च की, तो आपका सेल्स रेशो बन जाएगा। उस सेल्स रेशो में आपको जीपी बांटना है। और आपको इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करिएगा, और आपको जीपी निकालना है, उस जीपी को सेल्स रेशो में बांटना है। प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम रेशो में बांट सकते हैं। सेल्स मैनेजर की सैलरी लिखा है, कमीशन नहीं लिखा, टाइम रेशो में बटेगी अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो। फिर डोनेशन कंपनी को बिलोंग करती है तो पूरी पोस्ट में जाएगी। रेंट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो टाइम रेशो में बढ़ जाएगा, और अगर साइलेंट नहीं है मतलब वायलेंट है तो फिर यहाँ पर आएगा एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाइड। वो तारीख देखना कब ऑक्यूपाई करी और उसके हिसाब से देख लेना कि शायद ये पूरा पोस्ट हो। और जो बाकी ओरिजिनल जगह है उस पर 12 महीने का, जिसमें से पहले 4 महीने प्री के हैं और बाद के 8 महीने पोस्ट में है। ये बहुत कॉमन पैटर्न है, आपने पीपीआई के लगभग हर क्वेश्चन में देखा होगा। सर बेड डेट पहले इसमें 17,000 रुपये एडबैक करना, और जो 84,000 आए उसको सेल्स रेशो में बांटना है, डेप्रिसिएशन टाइम रेशो में बांट देना। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, सर डिवेंचर तो कंपनी बनने के बाद ही बढ़ता है, इसलिए पूरा की पूरा पोस्ट में आएगा। ऑडिट फीस पोस्ट में आएगा। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशो में बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कुछ आपको दिया है, हाँ सर दिया है, लोन लिया है, लोन वॉज रीपेड ऑन 1 सितंबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा की पूरा ब्याज जो आया वो सिर्फ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बस अगस्त का है, ठीक है, जिसमें से पहले 4 महीने प्री है, यानी जो ब्याज का अमाउंट आएगा वो 4:1 के रेशो में प्री पोस्ट में जाएगा। तो सर एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, देखो जून 22 में इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए, तो जितना ब्याज मिला और जितना प्रॉफिट ऑन सेल था वो सब प्री में जाने वाला है। तो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कंपनी ने दी है, पोस्ट में जाएगा। सेल्स मैनेजर की सैलरी 5,000 पर मंथ से बढ़ गई 1 जुलाई से, ओ हो। तो सर एक काम करना, 1 जुलाई से बढ़ गई तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो 45,000 की सैलरी बढ़ी हुई सैलरी है। तो ये जो सेल्स मैनेजर है आपके, कहाँ है सेल्स मैनेजर जी, 81,000 में से 45,000 की सैलरी बढ़ने के बाद की सैलरी है, तो 81,000 देखें द सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर वॉज इंक्रीज बाय ₹5,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई। ओके, तो सर ये हो गई 1 जुलाई से 31 मार्च की टोटल सैलरी, और 81,000 में से 45 माइनस कर दिए तो ये बचे 36। तो ये जो 36 थी डिवाइडेड बाय 12 महीने कर दो तो 3,000 रुपये महीना हो गई। अच्छा, इंक्रीज टू ₹5,000 लिखा है या इंक्रीज बाय ₹5,000 लिखा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सर बाय लिखा है, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ध्यान से देखिएगा, सिर्फ जुलाई की जो सैलरी है 1 महीने की, अब ये 3,000 इंटू 4 ये 12,000, और बचे हुए 3,000 इंटू 8 24,000। इस 45,000 में से 5,000 जुलाई के ऐसे हैं जो प्री में आएंगे, और बाकी 40
क्योंकि 1 अगस्त को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। तो सर आपका 17,000 रुपीज़ का अमाउंट प्री में जाएगा और बचा हुआ 64,000 का पोस्ट में आएगा। सर इतना अच्छा पेपर है ना कि बहुत इच्छा हो रही है, बार बार वो कुलबुलाहट हो रही है कि जल्दी जल्दी मैं आपको सब बता दूं, कोशिश करूं कि क्या क्या होगा वो आपको समझा सकूं। तो सर ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, मैं इसको बिल्कुल ईजी क्वेश्चन में ही रेट करूंगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 मार्क्स पीपीआई ईजी में आएगा। अब सर आगे बढ़िए, आगे क्या बोला गया? तो सर ओह सॉरी, ये 5A था और आपका 4B कैश फ्लो था, और कैश फ्लो वॉज नॉट एग्जैक्टली इजी क्वेश्चन, उसको आप एवरेज में रख सकते हैं। तो सर ये भी एवरेज में आएगा और क्वेश्चन नंबर 4 ओवरऑल एवरेज है। अब इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 5A 10 मार्क्स पीपीआई इजी में आएंगे सर, इस पे तो मैं लड़ लूंगा आपसे अगर आपने बोला कि टफ था। हाँ, अब इसके बाद सर अगला क्वेश्चन क्या है? तो 5 का पार्ट बी। ओ भाई साहब, ये तो इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, ऐसे भरपल्ले से क्वेश्चन आपके पेपर में पड़े हुए हैं। और सर ये देखो, सिर्फ फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था, फॉर कन्वर्टिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू यस रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ एचओ। तो सर ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत एवरेज क्वेश्चन है। 5B आपका 5 मार्क्स, ये क्या था आपका सर? इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, और 5 मार्क्स ब्रांच। ये पूरा पार्ट इजी था, मतलब मेरा बस चले तो सर मैं तो बस ये कर डालूं और आगे का पार्ट देखूं भी नहीं, क्योंकि ये प्योर आपके देखो आप जरा 10, 15, 20, 30, 40, 50 और 15, 65 मार्क्स का इजी पार्ट, 20 + 10 30 + 5 35, यानी यहां से आप बहुत आराम से 60 भी स्कोर कर सकते हैं। और यहां से अगर आपकी स्टेप मार्किंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी गलत हुआ, वैसे तो इजी तो नहीं लेकिन टफ भी नहीं बोल सकता मैं, इसको एवरेज ही बोलूंगा, तो यहाँ से आप आराम से 20 से 25 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। यानी एक एवरेज स्टूडेंट बहुत बहुत आराम से यहाँ पर 80 to 85 मार्क्स सिक्योर कर सकता है, बशर्ते उसने थोड़ी सी स्पीड मेंटेन जरूर करी हो, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल स्पीड का होगा। अगर शुरुआत में आपने गलत क्वेश्चन उठा लिया तो फिर आपका टाइम बहुत सारा चला जाता है। अदरवाइज इस क्वेश्चन पेपर में मैं बिल्कुल बहुत दृढ़ता से बोल रहा हूं कि आप आराम से 85 मार्क्स ला सकते हैं। सर ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 का क्वेश्चन था। क्या था सर? AS2 से वैल्यूएशन नहीं करा और बोल रहे हैं कि सर हमने देखो वैल्यूएशन AS1-2 से नहीं करा, लेकिन हमने इस बात को डिस्क्लोज कर दिया था, तो हम तो सही हैं, हम कान के नीचे जोर से नहीं मारेंगे। क्यों सही है आप? AS2 फॉलो करना कंपनीज के लिए कंपलसरी है, अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपने वैसे ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत कर दिए, क्योंकि आप ये बोलो कि सर मैंने AS2 फॉलो नहीं करा और इस बात का मेंशन मैंने सिर्फ अपने नोट्स में कर दिया तो इससे काम चल जाएगा, नहीं चल पाएगा सर। दूसरा, कंपनी ने एक असेट्स बेची है, आपको कंसिडरेशन का भी इनिशियल पेमेंट मिल चुका है और आपने पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया है, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड हैड बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 31 मार्च। सो अब बाद में जो रजिस्ट्री हुई वो तो सिर्फ कंफर्मेशन मात्र है उस ट्रांजैक्शन का जो आप ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं ऑन और बिफोर 31 मार्च। क्या बोलते हैं आपका ईयर एंड से पहले AS4 है ना, प्रायर पीरियड आइटम्स। फिर इसके बाद सर कंपनी ने कैश बेसिस पर अपने अकाउंट्स बना दिए और इसको डिस्क्लोज भी नहीं करा, जबकि हमने बोला है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशन में तीनों आती हैं, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, और आपने कैश बेसिस बना दी, एक्रूअल नहीं है और इसको डिस्क्लोज भी नहीं करा, नहीं चल पाएगा। और चौथा कि सर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी डिस्क्लोज की जाती है, वो तो आपको नोट्स टू दी अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होती हैं। तो ये चारों बातों को लेकर आपके 5 मार्क्स कंपल्सरीली आराम से आ जाएंगे। सर ओ बाप रे, ये क्या आ गया? हायर परचेज पर 15 मार्क्स का आ गया। क्या बोला है? डाउन पेमेंट 40,000, 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 50,000 ईच, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 23, 8% ब्याज की रेट है। आपके पास हायर परचेज प्राइस है 50,000 इंटू 6, 3 लाख,
और 40,000 आपके पास ब्याज का रेट है। रिवर्स वर्किंग करके टेबल बनाकर सर क्लोजिंग 50,000 काय के बराबर है सर 108 के बराबर है। अच्छा हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो 104 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या, फिर उसमें ऐड बैक कर लिया, फिर रिवर्स गए, या फिर आप वो प्रेजेंट वैल्यू वाले फंडे से निकाल दो आंसर। लेकिन सिर्फ ब्याज कैलकुलेट करने के लिए और कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए वो 5 मार्क्स दे रहा है। अब यहां पर अगर आप वो प्रेजेंट वैल्यू फंडा लगा दोगे कि डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू कैश प्राइस, तो 5 में से 2 नंबर दिख जाएगा आपको यहां पर टेबल बनानी थी। और सर इसके बाद सर क्या बोल रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डीआरआर मतलब सर मैं बहुत दृढ़ता से बोल रहा हूं कि आपके इस पेपर में अगर आप सिर्फ ध्यान से अच्छे से शांत मन से बैठकर पेपर देंगे तो ये पेपर बहुत अच्छा पेपर था। आई बिलीव कि ये पेपर आप चाहते तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, इसमें बड़ा आसान था एज कंपेयर टू वो लेंदी वाला पार्ट कैश फ्लो वाला प्लस शेड्यूल 3 वाला। यानी क्वेश्चन नंबर 4 करने के बजाय आप ये करते तो ज़्यादा बेहतर था, इसमें आपका टाइम भी कम लगता और रंग भी चोखा, क्या बोलते हैं हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। तो सर मैं इस पेपर को एक एवरेज पेपर की तरह रेट करूंगा। जो बच्चे पढ़ने वाले थे, अच्छी पढ़ाई जिन्होंने करी थी, खूब मेहनत करी थी, उनके लिए एवरेज भी नहीं बोलूंगा। बहुत आसान पेपर था, एक बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के यहाँ पर बहुत आराम से 80+ आने ही चाहिए। अगर आपने एवरेज पढ़ाई भी करी है और आपने वो जो ABC एनालिसिस करके चैप्टर नंबर स्पेशल ट्रांजैक्शन वाला, PPI वाला, बोनस वाला, DRR वाला, अगर ये वाला पार्ट भी अच्छे से पढ़ रखा है, सिंगल एंट्री वाला, प्रॉफिट पैटर्न इनकॉर्पोरेशन वाला, AS वाला, तो भी आपके 65 to 70 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। तो सर ये ब्लेसिंग्स थी, आपको इस पेपर में बढ़िया सब कुछ मिल गया। एवरेज क्वेश्चन भी मिल गए, इजी क्वेश्चन मिल गए। मैं आपको दृढ़ता से बोल रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में एक सिंगल क्वेश्चन टफ नहीं था, ये एकदम एवरेज क्वेश्चन पेपर था। तो चलिए सर हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। मैं बनाना तो स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन पब्लिश हम इसको आपके एग्जाम्स के बाद ही करेंगे, क्योंकि उससे पहले करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना टाइम खराब कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। इस पेपर में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है और आगे के पेपर्स और अच्छे जाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद, और बढ़िया से पूरी मस्ती के साथ पेपर दीजिए। आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे और आप फ्लाइंग कलर्स के साथ CA फाइनल में जल्दी आएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।